1967 में अंतरिक्ष यात्री व्लादिमीर अपना मिशन पूरा करने के बाद पृथ्वी पर वापस आ रहे थे। दुर्भाग्य से जहाज का पैराशूट विफल हो जाता है और ये बड़ी गति से नीचे जाने लगता है, लगभग जलते हुए। व्लादिमीर को लगता है कि वो मरने वाला है जब उसे पास में एक रोशनी दिखाई देती है। कई साल बाद मनोवैज्ञानिक जीन बच्चों के साथ एक परीक्षण कर रही है। वो उन्हें एक मार्शमैलो देती है और कहती है कि अगर वे इसे खाने के लिए इंतजार करते हैं तो वो उन्हें बाद में एक और देगी। दुख की बात है कि ज्यादातर बच्चे इसे खा लेते हैं और वो हमेशा अनुमान लगा सकती है कि कौन सा विकल्प कौन चुनेगा। बाद में घर पर जीन समाचार पर सुनती है कि अगले मंगल मिशन के लिए चुनी गई मनोवैज्ञानिक की अंतरिक्ष स्टेशन के रास्ते में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसी क्षण उसे नौकरी की पेशकश के साथ एक फोन आता है। 10 महीने बाद यूलिसिस मिशन के पास मंगल पर पहुंचने से पहले केवल 24 घंटे बचे थे। जीन जहाज के कप्तान मार्टिन के साथ नजदीकियां बढ़ा रही थीं, लेकिन वे इस मामले में भावनाओं को दूर रखने पर सहमत हुए थे। जल्द ही मार्टिन चालक दल को उनकी आने वाली लैंडिंग के विवरण पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा करता है और जीन इस परियोजना को फंड करने वाले स्विस अरबपति विलियम से बात करती है। जीन बताती है कि अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में उसने लिखा था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन असल में 10 महीने की यात्रा ने चालक दल के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाला है। बेसिल में सोशियोपैथी के लक्षण दिख रहे हैं। साइमन को सेकंड इन कमांड माना जाता है, लेकिन वो कप्तान से मुश्किल से ही बात करता है और मार्टिन परेशान है क्योंकि वह अपनी पत्नी अलेक्जेंड्रा से अलग हो रहा है, जो अवसादग्रस्त लगती है। उसी क्षण मार्टिन विलियम को बात करने के लिए आमंत्रित करता है और वो एक बड़ी घोषणा करता है। वे वास्तव में मंगल पर उतरने वाले पहले लोग नहीं हैं। Z1 नामक एक अमेरिकी मिशन 2 सप्ताह पहले ही वहां पहुंच गया था। उन्होंने एक नई प्रणोदन प्रणाली प्रपल्शन सिस्टम के साथ केवल 3 सप्ताह में यात्रा पूरी की थी। हालांकि पृथ्वी ने उनसे एक वीडियो के अलावा कुछ भी नहीं सुना है, जिसे जहाज की AI आयरीन स्क्रीन पर चलाती है। Z1 का एक अंतरिक्ष यात्री नासा से कहता है कि वे उन्हें न बचाएं क्योंकि ये खतरनाक है, और वीडियो बस खत्म हो जाता है। मार्टिन और विलियम को ये 1 सप्ताह से पता था और साइमन और यान शिकायत करते हैं कि ये जानना उनका अधिकार था कि यह खतरनाक हो सकता है। मार्टिन और विलियम बताते हैं कि यही प्रतिक्रिया ठीक वही कारण है कि उन्होंने कुछ नहीं कहा और समझाते हैं कि वे अब एक बचाव मिशन पर हैं। बाद में बेसिल और यान ईवा को देखने जाते हैं, जो तब भड़क जाती है जब बेसिल मंगल पर खतरों के बारे में बात करता रहता है। यान उसे सांत्वना देने के लिए गले लगाता है और एक ईर्ष्यालु बेसिल सुरक्षा कैमरों के माध्यम से उन पर जासूसी करने के लिए अपने कमरे में छिपने के लिए दौड़ता है। उसी समय साइमन जीन से कहता है कि उन्हें एक बेहतर मनोवैज्ञानिक मिलना चाहिए था, लेकिन जीन कहती है कि वो सिर्फ इसलिए नाराज है क्योंकि उसने उसके बजाय मार्टिन को चुना। पहुंचने में केवल 30 मिनट बचे होने पर चालक दल तैयार है और सिस्टम की जांच पूरी कर लेता है। हालांकि जब वे शटल को मुख्य जहाज से अलग करने की कोशिश करते हैं तो आयरीन एक सिस्टम त्रुटि की घोषणा करती है। अगर वे मंगल पर दुर्घटनाग्रस्त नहीं होना चाहते हैं तो किसी को बाहर जाकर मैन्युअल रूप से अलगाव करना होगा। वे शटल को कक्षा में रखने के लिए यूलिसिस के ईंधन का उपयोग करने का फैसला करते हैं, जबकि मार्टिन बाहर जाता है। कुछ ही सेकंड में वो समस्या को ठीक करने में कामयाब हो जाता है। हालांकि अलगाव होते ही यूलिसिस घूमता है और मार्टिन से टकरा जाता है, जिससे वो अंतरिक्ष में तैरने लगता है। चालक दल उसे बचाने पर विचार करता है, लेकिन उनके पास पर्याप्त ईंधन नहीं है और ये उनका एकमात्र प्रवेश का मौका है। शटल बहुत हिलते हुए नीचे उतरना शुरू कर देती है और चालक दल को बहुत तेज गर्मी महसूस होती है। अचानक आयरीन बैटरी के खराब होने और अपर्याप्त बिजली की घोषणा करती है, जिससे कुल सिस्टम शटडाउन हो जाता है। उनके पास मैन्युअल रूप से उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जो मंगल पर तूफान के कारण सामान्य से भी अधिक कठिन है। बहुत एकाग्रता के साथ पायलट सही क्षण तक प्रतीक्षा करते हैं और एक आदर्श लैंडिंग करते हैं। अब चालक दल आधिकारिक तौर पर मंगल पर है, हालांकि उनका ईंधन खत्म हो गया है और आयरीन शुरू नहीं होगी, जिसका मतलब है कि कोई जीवन समर्थन प्रणाली लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा उनके पास जीने के लिए 24 घंटे बचे हैं। अलेक्जेंड्रा अकेले शोक मनाने के लिए एक पल लेती है और खिड़की से बाहर देखती है। एक पहाड़ी पर खड़े किसी व्यक्ति को नोटिस करती है, जो जल्दी से गायब हो जाता है। फिर एक फ्लैशबैक Z1 की घोषणा को CEO इवान द्वारा दिखाता है, जो इसकी उन्नत तकनीक के पीछे के सभी विवरणों की व्याख्या करता है। वर्तमान में इवान को एक साफ सुथरे अलग कमरे में रखा गया है क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, जिसे उसकी कंपनी गुप्त रख रही है। मंगल पर यान बताता है कि वे आयरीन को शुरू नहीं कर सकते क्योंकि वो उनके बचे हुए थोड़े से ईंधन को जला देगी। वे सौर पैनलों के रिचार्ज होने और जनरेटर को बिजली देने का इंतजार कर सकते थे, लेकिन तूफान ने उन्हें नुकसान पहुंचाया है। उनका एकमात्र विकल्प Z1 को ढूंढना और उसकी बैटरी लेना है। साइमन, ईवा और जीन एक रोवर पर निकलते हैं, जबकि अन्य शटल पर काम करने के लिए पीछे रहते हैं। वे सभी गैर अनिवार्य सिस्टम को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे भी आयरीन रिबूट नहीं होती है। कुछ क्षण बाद रोवर टीम को Z1 का मलबा मिलता है, लेकिन उसके चालक दल के कोई संकेत नहीं है। वहां कोई बैटरी भी नहीं है। वे केवल एक और सौर पैनल ले सकते हैं।
समूह वापस जाने लगता है जब जीन को जमीन पर एक बेहोश अंतरिक्ष यात्री दिखाई देता है जिसके पास एक ब्लैक बॉक्स होता है। वे उस व्यक्ति को वापस ले जाने के लिए सहमत होते हैं, लेकिन शटल पर यान दरवाजा नहीं खोलेगा। चूंकि सौर पैनल बेकार है, वह सोचता है कि दबाव कम करने की प्रक्रिया में बहुत अधिक ऑक्सीजन का उपयोग होगा और वे सभी मर जाएंगे, इसलिए वो अंदर वालों को बचाना बेहतर समझता है। उसी क्षण अंतरिक्ष यात्री जाग जाता है और उसी समय आयरीन सक्रिय हो जाती है, चमत्कारिक रूप से खपत को सीमा के नीचे रखते हुए। दरवाजे खोले जाते हैं और चालक दल नए अंतरिक्ष यात्री को अंदर लाता है और पता चलता है कि ये व्लादिमीर है। उसे नहीं पता कि वो वहां कैसे पहुंचा और अभी भी सोचता है कि ये 1967 है। व्लादिमीर अपने मिशन के बारे में कुछ नहीं कहता क्योंकि ये गोपनीय जानकारी है। चालक दल को लगता है कि व्लादिमीर Z एक समूह से है और उसे दुर्घटना के कारण मानसिक विकार हो सकता है, इसलिए फिलहाल वे उसे आराम करने देते हैं और पृथ्वी पर एक संदेश भेजते हैं। कुछ समय बाद उन्हें पृथ्वी से एक जवाब मिलता है जिसमें कहा गया है कि Z एक चालक दल में कोई रूसी नहीं था। वे व्लादिमीर की एक तस्वीर भी संलग्न करते हैं जो कथित तौर पर 1967 में मर गया था जब उसका जहाज पृथ्वी पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विलियम और जीन व्लादिमीर की सार्वजनिक कहानी जानते हैं और उसे एक नायक मानते हैं, और बेसिल का सिद्धांत है कि वो उनका इंतजार कर रहा था। जीन को व्लादिमीर से बात करने के लिए चुना जाता है, इसलिए वो उसे कुछ खाना लाती है और सच्चाई बताती है। व्लादिमीर उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, यहां तक कि जब वो तस्वीरों को देखता है और झपकी लेने के लिए गोपनीयता की मांग करता है। चालक दल रात के लिए सो जाता है और अगली सुबह वे ये देखकर चौंक जाते हैं कि व्लादिमीर गायब हो गया है। आयरीन उसे शटल में कहीं नहीं पाती और चालक दल नोटिस करता है कि व्लादिमीर का अंतरिक्ष यात्री सूट भी गायब है। चालक दल इस बात पर बहस करता है कि उन्हें उसके पीछे जाना चाहिए या नहीं, और विलियम अपनी स्थिति का उपयोग करके ये तय करता है कि वे जाएंगे। जबकि एक समूह रोवर पर निकलता है, बेसिल और ईवा विलियम के सभी संग्रहणीय वस्तुओं की जांच करने के लिए उसके कमरे में घुस जाते हैं। ईवा एक तिजोरी देखती है, लेकिन तभी अलेक्जेंड्रा उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है। फिर आयरीन घोषणा करती है कि उसने डीएनए परीक्षण पूरे कर लिए हैं, इसलिए अलेक्जेंड्रा अभियान दल को बुलाती है जो अब पैदल चल रहा है। व्लादिमीर का डीएनए रूसियों द्वारा भेजे गए डीएनए से मेल खाता है, लेकिन उसके डीएनए में एक तीसरा स्ट्रैंड, थर्ड स्ट्रैंड है जो इंगित करता है कि वो मानव नहीं है। उसी क्षण टीम पास में व्लादिमीर को देखती है और उसका पीछा करके एक प्राचीन पत्थर की संरचना तक पहुंचती है जिसके ऊपर एक छोटा पिरामिड है। पृथ्वी पर इवान को मंगल पर हो रही घटनाओं का अपडेट मिलता है। वे सिद्धांत बनाते हैं कि व्लादिमीर को मंगल पर बनाया गया होगा और केवल एआई ही एक शत्रुतापूर्ण वातावरण में दशकों तक जीवित रह सकता है। इवान इसे अपनी समस्या के संभावित समाधान के रूप में देखता है। मंगल पर व्लादिमीर को वापस शटल में ले जाया जाता है। उसे याद नहीं है कि वो जहाज से कैसे निकला, लेकिन उसने ये स्वीकार कर लिया है कि उसके लिए 50 साल बीत चुके हैं। आयरीन पत्थर की संरचना का विश्लेषण करती है और निष्कर्ष निकालती है कि ये पृथ्वी की कुछ प्राचीन कलाओं से मेल खाती है। ये पृथ्वी के इतिहास को मंगल से जोड़ता है। हालांकि जीन नोटिस करती है कि विलियम हैरान नहीं है। अचानक अलार्म बजता है और आयरीन विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में गड़बड़ी की घोषणा करती है। पता चलता है कि इवान ने एक दूसरा जहाज भेजा है जो अब उतर रहा है। चालक दल Z2 के संपर्क में आता है जो मदद करने का वादा करता है, लेकिन विलियम टीम से कहता है कि वे अब तक जो कुछ भी खोजा है उसे साझा न करें। फिर ईवा और बेसिल उसके द्वारा लिए गए नमूनों के परिणामों की जांच करते हैं और उन सभी में हर जगह धातुओं और खनिजों का समान अनुपात पाते हैं जो प्राकृतिक नहीं है। इस बीच जीन व्लादिमीर को एक आधुनिक वर्दी देती है ताकि वह चालक दल का हिस्सा होने का नाटक कर सकें, और वह उससे अपने निर्णय पर भरोसा करने के लिए कहता है। जल्द ही शटल में Z2 के सशस्त्र गार्ड आते हैं। वे बताते हैं कि उन्होंने Z1 के मलबे की जांच की और पता चला कि ब्लैक बॉक्स गायब है, इसलिए वे सिग्नल को ट्रैक कर रहे थे और उसका पीछा करते हुए विलियम के शटल तक पहुंचे। वे इसे वापस चाहते हैं और अगर वे सहयोग करते हैं तो चालक दल की मदद करने का वादा करते हैं। विलियम उन्हें बॉक्स देता है और दोनों चले जाते हैं, ये कहते हुए कि वे बाद में वापस आएंगे। बाद में ईवा बताती है कि पत्थर की संरचना ऐसी सामग्री से बनी है जो पृथ्वी पर मौजूद नहीं है। हालांकि आयरीन ने प्राचीन कहानियों में इसका उल्लेख पाया है, जिसमें उन्होंने इसे ओरिचाल्कम कहा था जो अटलांटिस की धातु थी। ये विभिन्न धातुओं से बना है, लेकिन डीएनए से भी जो उस स्ट्रैंड से मेल खाता है जो उन्होंने व्लादिमीर में पाया था। चालक दल व्लादिमीर को ईंधन के बदले में देना चाहता है, लेकिन जीन उन्हें उससे और जानकारी प्राप्त करने के लिए मना लेती है। जबकि चालक दल सुरक्षा कैमरों पर देखता है, जीन व्लादिमीर से मिलने जाती है और वो सम्मोहित, हिप्नोटाइज्ड होने के लिए सहमत हो जाता है। नरम शब्दों के साथ जीन व्लादिमीर को पुरानी यादों के माध्यम से मार्गदर्शन करती है और वो वर्णन करना शुरू कर देता है कि वो अपने जहाज में कैसे गिर रहा था। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता, बिजली चली जाती है और चालक दल का कैमरा बंद हो जाता है। वे व्लादिमीर को देखने के लिए दौड़ते हैं और उसे जीन को चूमते हुए पाते हैं, इसलिए साइमन उसे मुक्का मारता है। उस रात जीन व्लादिमीर का सपना देखती है। जब वो उठती है तो उसे याद नहीं रहता कि सम्मोहन शुरू होने के बाद क्या हुआ था। चालक दल बताता है कि उन्होंने उसे एक घबराई हुई अवस्था में पाया था।
उसी क्षण उनसे Z2 की कप्तान गेमा और एलन मिलने आते हैं। गेमा विलियम की एक पुरानी दोस्त है और एलन वो व्यक्ति है जिसने उनकी प्रणोदन प्रणाली का आविष्कार किया था, इसलिए वो शटल को ठीक करने में सक्षम हो सकता है। एक त्वरित नज़र से पता चलता है कि सब कुछ ठीक किया जा सकता है, लेकिन Z2 को उन्हें ईंधन उधार देना होगा। इस बीच जीन को याद आने लगता है कि व्लादिमीर ने उस पर सम्मोहन का इस्तेमाल किया था। वो उसके साथ अपने बचपन के घर में बैठी थी और उसने कहा था कि मनुष्यों ने पृथ्वी की अच्छी देखभाल नहीं की। उसे नहीं लगता था कि मानवता लंबे समय तक जीवित रहेगी, और जीन सहमत हो गई थी। विलियम गेमा को शटल के चारों ओर दिखाता है और वो चालक दल से पत्थर की संरचना के बारे में पूछती है, जिससे वे सदमे में आ जाते हैं। अब विलियम के पास ये स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं है कि 4 साल पहले एक नासा रोवर ने संरचना की एक तस्वीर भेजी थी, लेकिन इसे सार्वजनिक करने के बजाय उन्होंने संभावित निवेशकों से संपर्क किया। इसीलिए इवान और विलियम पहले मंगल पर पहुंचने की दौड़ में थे। फिर वे गेमा को परीक्षण के परिणाम दिखाते हैं और वो सोचती है कि क्या डीएनए स्ट्रैंड डेटा हो सकता है। वो बताती है कि पृथ्वी पर उन्होंने पहले ही खोज लिया है कि डीएनए एक सूचना भंडारण प्रणाली हो सकता है, और सिद्धांत रूप में इसका मतलब है कि इसे फिर से लिखा भी जा सकता है। गेमा के सिद्धांत का उपयोग करते हुए आयरीन डीएनए स्ट्रैंड को डिकोड करती है और संख्याओं की एक श्रृंखला पाती है। निजी तौर पर यान विलियम पर उनसे जानकारी छिपाने के लिए चिल्लाता है, ये कहते हुए कि वो अब उस पर भरोसा नहीं करता है। कुछ क्षण बाद बेसिल विलियम को सूचित करता है कि व्लादिमीर और पत्थर की संरचना जीवित कंप्यूटर प्रोग्राम है। बेसिल ने Z1 के ब्लैक बॉक्स की विलियम द्वारा बनाई गई कॉपी पर भी काम किया है और एक वीडियो मिला है जिसमें 2 अमेरिकी व्लादिमीर को मुक्का मार रहे हैं, लेकिन फुटेज उसी समय समाप्त हो जाता है जब Z1 की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। ये एक संयोग नहीं हो सकता, जो इस बात की पुष्टि करता है कि व्लादिमीर ने आयरीन को रीबूट किया और सम्मोहन के दौरान कैमरे के साथ खिलवाड़ किया। बेसिल को लगता है कि व्लादिमीर पूरे जहाज को नियंत्रित कर सकता है। बाद में विलियम जीन के पास जाता है और उसे वे तस्वीरें दिखाता है जो उन्हें 4 साल पहले संरचना की मिली थीं, जो कुछ तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ्स के साथ मिलकर जीन का चेहरा प्रकट करती हैं। ये उसे काफी हिला देता है और साइमन ये नोटिस करता है, इसलिए वो सभी को हेरफेर करने के लिए विलियम पर चिल्लाने जाता है। उनकी बहस लगभग एक शारीरिक लड़ाई में बदल जाती है, लेकिन गेमा उन्हें रोक देती है, जिसने आखिरकार व्लादिमीर को ढूंढ लिया है और घोषणा करती है कि वो उसे ले जा रही है। जीन की बात करें तो उसे सम्मोहन सत्र याद आता रहता है। वो अपने बचपन के घर में थी और व्लादिमीर उसके पीछे प्रकट हुआ, ये कहते हुए कि उसे इसलिए चुना गया क्योंकि वो हमेशा बता सकती थी कि लोग क्या सोचते हैं। मंगल और पृथ्वी के बीच का लिंक वो नहीं था, ये वो थी। वो कारण थी कि व्लादिमीर वहां था और उसने कबूल किया कि वो लाखों वर्षों से उसका चेहरा देख रहा था। अब उसे एक निर्णय लेना है जो वो पहले ही अतीत में कर चुकी थी। चुंबन से पहले व्लादिमीर ने उसे थॉमासिया पठार, थॉमासिया प्लेटो जाने के लिए कहा, इसलिए वो सूट पहनती है और शटल से निकल जाती है। पृथ्वी पर डॉक्टर इवान को समझाते हैं कि व्लादिमीर का मस्तिष्क एक कंप्यूटर का जैविक समकक्ष है। वे इवान के न्यूरॉन्स को क्वांटम अवस्था में स्थानांतरित करने का एक तरीका विकसित कर रहे हैं, लेकिन जबकि इवान की यादें और ज्ञान स्थानांतरित हो सकते हैं, उसका व्यक्तित्व नहीं होगा। एक उच्च जोखिम यह भी है कि स्थानांतरण विफल हो सकता है और उसे मार सकता है, लेकिन इवान फिर भी कोशिश करना चाहता है क्योंकि वो वैसे भी जल्द ही मरने वाला है। वापस शटल पर साइमन जीन को जाते हुए देखता है और उसे रोकना चाहता है, लेकिन वो उससे कहती है कि उसे ये अकेले करना होगा। एक गुस्सैल साइमन जीन को बदलने के लिए व्लादिमीर पर चिल्लाने के लिए दौड़ता है, हालांकि व्लादिमीर कहता है कि जीन ने बस खुद को पाया है। इस बीच एलन और एलेक्जेंड्रा शटल पर काम कर रहे हैं और पाते हैं कि उनके पास इंजन ऐप तक पहुंच नहीं है, लेकिन आयरीन ये बताने से इनकार करती है कि क्यों। वे बेसिल से उसकी जांच करने के लिए कहते हैं और वो पाता है कि आयरीन खुद को फिर से प्रोग्राम कर रही है। वो उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती, और जब बेसिल नोटिस करता है कि हजारों आपस में जुड़े सब प्रोग्राम हैं, तो एलेक्जेंड्रा इसकी तुलना न्यूरॉन से करती है। इसका मतलब है कि उसे एक मस्तिष्क की तरह पुनर्गठित किया जा रहा है, और आयरीन अचानक कहती है कि वो विकसित हो रही है। जबकि जीन को पत्थरों का एक अजीब ढेर मिलता है, विलियम और साइमन गेमा को पकड़ लेते हैं और उसे जीन को खोजने के लिए साइमन के साथ जाने के लिए मजबूर करते हैं। उसी क्षण Z2 के सशस्त्र गार्ड शटल के सामने प्रकट होते हैं और व्लादिमीर की मांग करते हैं, हालांकि एलेक्जेंड्रा उनसे कहती है कि वे अंदर हथियारों की अनुमति नहीं देते और फोन काट देती है। यान शिकायत करता है क्योंकि वो घर जाना चाहता है, लेकिन कोई भी सहमत नहीं होता। फिर विलियम बेसिल से इवान को एक संदेश भेजने के लिए कहता है। केवल ये पता चलता है कि शटल का पृथ्वी से संपर्क टूट गया है। कुछ मिनट बाद यान दरवाजे खोलता है और सशस्त्र गार्ड व्लादिमीर को पकड़ने के लिए तैयार होकर शटल में प्रवेश करते हैं। उसी क्षण बेसिल आयरीन को रीबूट करना समाप्त करता है और बत्तियां चली जाती हैं। गार्ड गुस्से में चिल्लाने लगते हैं और जब बिजली वापस आती है तो वे पाते हैं कि व्लादिमीर गायब हो गया है। बेसिल कंप्यूटर की जांच करता है और नोटिस करता है कि रीबूट विफल हो गया, इसलिए आयरीन जवाब नहीं दे रही है। उसी समय व्लादिमीर यान के बगल में प्रकट होता है। एक फ्लैशबैक से पता चलता है कि व्लादिमीर के मूल जहाज में 200 से अधिक समस्याएं थीं और वैज्ञानिक लॉन्च में देरी करना चाहते थे। हालांकि उच्च अधिकारियों ने वैसे भी समय पर लॉन्च करने का फैसला किया।
एक वैज्ञानिक ने व्लादिमीर को मृत्यु के उच्च जोखिम के बारे में चेतावनी देने की कोशिश की। हालांकि व्लादिमीर फिर भी जाना चाहता था, क्योंकि वो इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज कराना चाहता था। उसकी पत्नी ने इस खबर को अच्छी तरह से नहीं लिया। वापस जीन के पास वो भटकती रहती है जब वो अचानक फिसल जाती है और एक पहाड़ी से नीचे लुढ़क जाती है, बेहोश हो जाती है। वो अपने पिता का सपना देखती है और कैसे वे एक साथ सितारों को देखते थे, लेकिन उस रात का भी, जब उसने उसे बताया कि उसे कैंसर है। फिर जीन जागती है और पाती है कि उसका पैर चट्टानों के बीच फंस गया है। वो खुद को छुड़ाने की व्यर्थ कोशिश करती है, लेकिन जब वो आशा खोने वाली होती है तो गेमा और साइमन उससे संपर्क करते हैं। उन्होंने अभी अभी पत्थरों का ढेर पाया है और जल्द ही उसके साथ वहां होने का वादा करते हैं। शटल में Z2 के गार्ड चालक दल के सदस्यों को तब तक मारना शुरू कर देते हैं जब तक वे गेमा को बुलाने के लिए सहमत नहीं हो जाते। वो सुनती है कि व्लादिमीर चला गया है, फिर भी अपने गार्डों को शांति से इंतजार करने के लिए कहती है जब तक वो वापस नहीं आती। साइमन के आश्चर्य के लिए वो जीन की तलाश जारी रखने के लिए सहमत हो जाती है। मिनटों बाद बेसिल अपने कंप्यूटर पर एक संदेश देखता है और सोचता है कि यह आयरीन है। हालांकि लिखने वाला कहता है कि उसे बदलना पड़ा और वो व्लादिमीर और अधिक होने का दावा करता है। अचानक ये कहता है, मैं मंगल हूं, और बेसिल के पढ़ने के लिए एक लंबा पाठ साझा करता है। इस बीच जीन फिर से अपने पिता के बारे में सोचती है और उस दिन को याद करती है जब उसने उसे सूचित किया था कि उसका ट्यूमर निष्क्रिय है, जिसका मतलब था कि उसके पास केवल कुछ महीने बचे थे। उसने कहा कि वो पीड़ित नहीं होना चाहता, इसलिए जब समय आए तो वो चाहता था कि वो प्लग खींच दे। जीन ने मना करने की कोशिश की, इसलिए उसके पिता ने व्लादिमीर के बलिदान की कहानी साझा करके उसका मन बदल दिया। महीनों बाद अस्पताल में जीन ने अपनी ताकत जुटाई और लाइफ सपोर्ट से हटाने से पहले अपने पिता को अलविदा कहा। वर्तमान में जीन को अंततः साइमन और गेमा द्वारा बचाया जाता है। तीनों चल पड़ते हैं और बहुत चलने के बाद उन्हें एक पहाड़ी पर एक विशाल द्वार मिलता है। वे अंदर जाते हैं और सुरंगों की एक श्रृंखला पाते हैं, जिसे जीन एक अजीब दृष्टि के कारण नेविगेट करने में सक्षम है। थोड़ी देर भटकने के बाद वे पानी पाकर पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। शटल में वापस बेसिल अंततः कंप्यूटर को फिर से काम करने लगता है और ईवा तुरंत रडार पर एक खतरनाक तूफान को आते हुए देखती है। ये लगभग 10 घंटे में वहां होगा, इसलिए गार्ड एलन के साथ जाना चाहते हैं, जो दूसरों के बिना जाने से इनकार कर देता है। एक बहस होती है, लेकिन जब चीजें हिंसक होने वाली होती हैं तो बिजली चली जाती है। कुछ सेकंड में बत्तियां वापस आती हैं और व्लादिमीर प्रकट होता है, पृथ्वी पर ले जाने के लिए कहता है। गार्ड व्लादिमीर को नजरअंदाज करते हैं और घोषणा करते हैं कि वे जा रहे हैं। यान साथ आना चाहता है और उन्हें याद दिलाता है कि उसने उन्हें अंदर आने दिया था। बेसिल अपने कंप्यूटर संदेशों की जांच करता रहता है, जिसमें लिखा है, मुझ पर भरोसा करो। पृथ्वी पर इवान प्रक्रिया के दौरान मर रहा है और वो मंगल पर व्लादिमीर की झलकियां देखता रहता है। डॉक्टर उसे बचाने में कामयाब होते हैं, लेकिन वो बाद में कोई भी दवा लेने से इनकार कर देता है, यह समझाते हुए कि उसे दर्द की आवश्यकता क्यों है। वो एक नर्स से कहता है कि ये मनुष्य थे जिन्होंने मंगल पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण किया। सुरंगों में तीनों को एक दीवार में हजारों खोपड़ियां मिलती हैं। जीन निष्कर्ष निकालती है कि मूल मंगलवासी इस ग्रह से भाग गए और पृथ्वी पर चले गए, जहां वे मानवता बन गए। मंगल की स्थानीय स्थिति उसके लोगों द्वारा उसके संसाधनों का विनाश की हद तक दुरुपयोग करने का परिणाम है। शटल में यान एक बंदूक दिखाता है और Z2 पर ले जाने के लिए कहता है, लेकिन उसे फिर से नजरअंदाज कर दिया जाता है। पहले व्लादिमीर की यात्रा को याद करते हुए यान सोचता है कि क्या वो गोली को धीमा कर सकता है और अपना हाथ बंदूक के सामने रखता है। फिर वो व्लादिमीर को गोली मार देता है, जबकि गार्डों में से एक भाग जाता है। इससे जीन बीमार महसूस करने लगती है और उसे सांस लेने में कठिनाई होती है। जबकि साइमन उसकी जांच करता है, गेमा भी भाग जाती है। व्लादिमीर को चिकित्सालय ले जाया जाता है और एलेक्जेंड्रा उसके घाव की देखभाल करने की कोशिश करती है, क्योंकि बत्तियां टिमटिमाती हैं। दुर्भाग्य से व्लादिमीर फिर भी मर जाता है और जीन उसी समय बाहर चली जाती है। अब तक जो कुछ उसने देखा है उसे याद करते हुए साइमन अपना हेलमेट हटाता है और पुष्टि करता है कि वो सांस ले सकता है। फिर वो जीन का हेलमेट हटाता है और CPR करना शुरू कर देता है, जिससे उसे जागने में मदद मिलती है। जैसे ही जीन अपनी सांस पकड़ती है, वो एक दीवार को खुलते हुए और एक तेज रोशनी प्रकट करते हुए देखती है। दोनों उसके माध्यम से चलते हैं और एक बर्फीले क्षेत्र में बाहर आते हैं, जहां व्लादिमीर इंतजार कर रहा है। मंगल के रेगिस्तान में गेमा अपने गार्डों से संपर्क करती है और तूफान और व्लादिमीर की मौत के बारे में जानती है। वह गार्ड को व्लादिमीर के शरीर को Z2 पर ले जाने और जीन को भी पकड़ने का आदेश देती है। शटल में विलियम चालक दल से कहता है कि वो एक गुप्त हथियार के साथ जीन को लेने जाएगा और एक ATV पर चुपके से निकल जाता है। वो विशाल द्वार देखता है और अंदर जाता है, रोशनी भी पाता है और उसे पार करता है। विलियम भी बर्फीले क्षेत्र में प्रकट होता है और दूसरों को पाता है, उन्हें तूफान के बारे में चेतावनी देता है। व्लादिमीर बताता है कि यहाँ सब कुछ बहुत समय पहले समाप्त हो गया था और समूह को एहसास होता है कि यह मंगल का उत्तरी ध्रुव है, जो जहाज से 1000 मील दूर है। उसे मूल मंगलवासियों द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने अंततः संसाधनों की कमी के कारण एक दूसरे को मार डाला।
बचे लोगों का एक समूह फिर से शुरू करने के लिए पृथ्वी पर उड़ गया और मंगल की कहानी को एक किंवदंती के रूप में पारित किया, जिसे प्लेटो अटलांटिस कहेंगे। शटल में गार्ड नोटिस करता है कि विलियम चला गया है और उसे ढूंढता है। ईवा उस पल का उपयोग बेसिल को चूमने के लिए करती है और कहती है कि अगर वे बच गए तो वे अंतरंग हो सकते हैं। अंततः गार्ड गेमा को बुलाता है और बताता है कि अगर वे बाकी चालक दल को नहीं लाते तो एलन साथ नहीं आएगा। हालांकि गेमा को परवाह नहीं है और बस एलन को कोलैटरल डैमेज कहती है। तूफान करीब आ रहा है, इसलिए एलेक्जेंड्रा एलन को गार्ड पर इस्तेमाल करने के लिए एक शामक सेडेटिव देती है। बेसिल गार्ड का ध्यान भटकाता है और इसके लिए उसे मुक्का पड़ता है। फिर एलन उस आदमी पर कूदता है जबकि बेसिल बत्तियां बंद कर देता है। बहुत संघर्ष के बाद बत्तियां वापस आती हैं और चालक दल को पता चलता है कि गार्ड ने बजाय एलन को शामक दे दिया है। जीन के पास वापस व्लादिमीर उसे बताता है कि वो विकास की एक दुर्घटना है, क्योंकि वो मानव जाति और उसके बीच आधी है। उसका मिशन पृथ्वी पर लौटना है और ये तय करना है कि क्या उसकी प्रजाति एक और मौके की हकदार है, क्योंकि वे पहले से ही फिर से एक दूसरे को नष्ट कर रहे हैं। उसी क्षण गेमा का एक गार्ड आता है और विलियम के पैर में गोली मार देता है, फिर जीन को उसका पीछा करने के लिए मजबूर करता है। जीन व्लादिमीर से मदद मांगती है और अचानक गार्ड को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। व्लादिमीर उसके सूट को तब तक नियंत्रित करता है जब तक कि वो आदमी नीचे नहीं गिर जाता, फिर समूह निकल जाता है। शटल में यान गार्ड को अकेला देखता है और उसे बाहर बंद करने की कोशिश करता है। हालांकि वो आदमी दरवाजे रोक लेता है और यान पर हमला करता है। एक लड़ाई होती है और गार्ड यान का गला घोटने की कोशिश करता है, जो उसे बेहोश करने के लिए दीवार से टकराता है। उसी क्षण अलेक्जेंड्रा उसे ढूंढती है और उसके विश्वासघात के प्रतिशोध के रूप में सामने का गेट खोलने से पहले दरवाजा बंद कर देती है, इसलिए यान हवा की कमी के कारण मर जाता है। जल्द ही जीन और साइमन विलियम को खींचकर जहाज पर वापस ला रहे हैं और अलेक्जेंड्रा गोली के घाव की देखभाल करती है। जब साइमन को यान का शव मिलता है तो दूसरों ने कहा कि वो उन्हें बचाने के लिए गार्ड से लड़ते हुए मर गया। इस बीच Z2 में गेमा अपने गार्डों से संपर्क करने में विफल रहती है, इसलिए वो इवान को एक संदेश भेजती है कि वो अकेले वापस जा रही है। फिर उसे विलियम के चालक दल से एक कॉल आता है जो Z2 के रास्ते में है। गेमा उनसे कहती है कि वो उन्हें नहीं ले जा सकती, क्योंकि ये इवान को धोखा देना होगा और फोन काट देती है। जीन विलियम को फिर से कोशिश करने के लिए मनाती है, इसलिए वो उसे बुलाता है, ये कहते हुए कि वो और इवान दोनों जोड़ तोड़ करने वाले हैं, लेकिन गेमा को उनसे बेहतर माना जाता है। इससे गेमा को दोषी महसूस होता है और वो उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए सहमत हो जाती है। पृथ्वी पर इवान गेमा का संदेश देखता है और गुस्से में Z2 के नियंत्रण तक पहुंच प्राप्त करता है। जब चालक दल गेमा के साथ जुड़ता है तो वे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जहाज काम नहीं कर रहा है। गेमा को एहसास होता है कि इवान ने कंप्यूटर को अपडेट कर दिया है और उन्हें सिस्टम से बाहर कर दिया है। तूफान बहुत करीब है, इसलिए जीन मंगल से पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए। उसके दिमाग में यादों का एक झुंड भर जाता है और अचानक जहाज सक्रिय हो जाता है, जबकि स्क्रीन पर एक संदेश उसे हेलो कहता है। उसी क्षण वे Z2 के पास आते एक गार्ड को देखते हैं। उड़ान भरने में अभी भी 4 मिनट बाकी हैं और स्क्रीन कहती है कि तेजी से निकलना असंभव है। गार्ड बदला लेने के लिए इंजन पर गोली चलाने के लिए तैयार होता है, लेकिन जीन एक बंदूक के साथ उसके बगल में प्रकट होती है। उसे सीधे मारने के बजाय वो उसके हेलमेट को नुकसान पहुंचाती है और मंगल को उसे मारने देती है। फिर जीन साइमन से उसके बिना जाने के लिए कहती है और 10 से उल्टी गिनती शुरू करती है। वो 1 पर पहुंचती है जब Z2 अंततः उड़ान भरता है। कुछ मिनट बाद चालक दल नोटिस करता है कि मंगल के उत्तरी ध्रुव पर अंधेरा है, लेकिन जब वे कुछ क्षण पहले वहां थे तो रोशनी थी। साइमन निष्कर्ष निकालता है कि वे वास्तव में वहां नहीं थे। पृथ्वी पर इवान जहाज की वापसी के बारे में सुनता है और गुस्से में घोषणा करता है कि वो खुद मंगल पर जाएगा।